हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप एंड अड्डा 24x7। तो इन दोनों के कंबाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जीएस एनसीईआरटी, ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट लेक्चर में हम लोग जो देख रहे थे वो हम देख रहे थे क्या, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। और लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट में समझा वो ये समझा कि आपके डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र आपके होता क्या है। दूसरा हमने क्या समझा, डेमोक्रेसी के टाइप कितने होते हैं। कितने टाइप होते हैं आपके डेमोक्रेसी के? दो टाइप, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके क्या था, जब जनता स्वयं अपना शासन करे, ठीक। लेकिन आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपके कमियां क्या थी, जब कभी भी एरिया ज्यादा हो जाए या पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवहार में संभव नहीं होती। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह फिर हमें जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके, इसे हम दूसरे शब्दों में अगर बोले तो इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक, तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में आपके होता क्या है कि जब जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं के ऊपर शासन करे तो इसे कहते हैं हम क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपके होता क्या है कि जनता सबसे पहले चुनेगी जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके शासन करेगा किसके ऊपर, जनता के ऊपर। तो ये मेन फीचर हुआ आपके किसका, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो इसका मतलब आपके ये हुआ कि इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपकी, ठीक, जो कोर पॉइंट होता है वो होता है क्या, इलेक्शन, ठीक, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही आपके क्या चुना जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो आज हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्शन ये होता क्या है, ठीक है। इलेक्शन की आपके मेथड्स क्या होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं इलेक्शन, और आपके इलेक्शन की मेथड या प्रोसेसेस क्या हो सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्शन यानी कि चुनाव। इलेक्शन में हम ये तीन हेडिंग समझेंगे। सबसे पहले तो आपके इलेक्शन का अर्थ, फिर इलेक्शन के आपके टाइप, और इसके बाद इलेक्शन की आपकी मेथड्स यानी कि विधियां, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इलेक्शन का अर्थ, इलेक्शन हम कहते किसे हैं।
तो इलेक्शन, इलेक्शन में सबसे पहले हम समझते क्या है कि इलेक्शन का आपके अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्शन का आपके अर्थ क्या होता है? इलेक्शन का आपके अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी, यानी कि अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें आपके तो ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि अपनी निर्णय लेने की शक्ति का हस्तांतरण, यही कहलाता है आपके क्या? इलेक्शन। जब कभी भी आपके पब्लिक यानी कि आप, ठीक, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी निर्णय लेने की शक्ति किसको ट्रांसफर कर दी? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर क्या करेगा? शासन, या आपके ऊपर शासन बनने के क्या बनाएगा? नियम। ठीक है, तो इलेक्शन का आपके जो सीधा सीधा सा आपके अर्थ है वो आपके क्या है? ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी, यानी कि जब आप अपनी निर्णय लेने की शक्ति क्या कर दें? हस्तांतरित कर दें। तो इलेक्शन में जो बैलेट पेपर आपके होता है या ईवीएम जो मशीन होती है, आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हो, इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए उस कैंडिडेट को ऑथोराइज्ड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा। अब आते हैं हम आगे। अब हम समझते हैं इलेक्शन के आपके टाइप, कितने प्रकार के आपके इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन होते हैं आपके दो प्रकार के, एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझना जरा। तो नेक्स्ट
अब आगे हम समझते हैं इलेक्शन के आपके टाइप। ठीक है, तो इलेक्शन यानी कि आपके ये जो चुनाव है ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक, पहला डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। अब यहां हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंशिएशन देखते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक, तो डायरेक्ट इलेक्शन आपके होता क्या है कि जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुने, यानी कि पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, तो आपके जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि का चुनाव करे तो ये प्रोसेस कहलाती है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, जैसे कि आप गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो उसे वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, नगर पालिका का चुनाव होता है, आप पार्षद को वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा के एमपी का इलेक्शन होता है, जनता डायरेक्ट चुनती है, तो डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, इसके अलावा आपके विधायक का चुनाव या एमएलए का इलेक्शन होता है, जनता स्वयं वोट देती है, तो डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन वह इलेक्शन होता है जहां जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि ना चुने। जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि ना चुने तो फिर यहां चुनेगा कौन? ठीक, तो अब यहां हम देखते हैं कि जैसे कि आपके पब्लिक जनता चुनाव करती है एमएलए का यानी विधायक का, तो यहां जनता ने स्वयं अपना प्रतिनिधि चुना है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जब जनता के चुने गए प्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें तो ये मेथड कहलाएगी इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि राज्यसभा एमपी, राज्यसभा एमपी का इलेक्शन पब्लिक नहीं करती। ठीक, कौन करता है? राज्यों के विधायक, और राज्यों के विधायकों को कौन चुनता है? पब्लिक। ठीक है, तो यहां आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्लियर हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जब जनता डायरेक्ट वोट दे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जनता डायरेक्ट वोट ना दे। ठीक है, तो अब आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन और किस किस के लिए होता है? जैसे कि आपके प्रेसिडेंट, क्या जनता वोट देती है? नहीं देती। ठीक, तो जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन सा होता है, तो सीधा सीधा सा देखना, अगर आप उस इलेक्शन के लिए वोट दे सकते हो या उस प्रतिनिधि के लिए वोट दे सकते हो उसके चुनाव के लिए, तो वो डायरेक्ट है, और अगर आप वोट नहीं दे सकते तो वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि जब लोकसभा एमपी का इलेक्शन होगा, क्या वोट आप दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा एमपी का जब इलेक्शन होगा, क्या आप वोट दे सकते हो? नहीं दे सकते, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन आपके कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हम आते हैं आपके इलेक्शन की आपकी मेथड्स। ठीक है, चुनाव की अब हम क्या समझे? विधियां समझे। देखते हैं जरा। तो इलेक्शन की अगर हम मेथड्स देखें तो इलेक्शन की आपकी होती हैं 2 मेथड्स। पहली मेथड आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कौन सी मेथड? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और दूसरी मेथड आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ठीक है,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो एक जनरल पॉइंट यहां ये समझ लो कि भारत में इन दोनों मेथड्स का यूज कहां होता है। तो भारत में इन दोनों मेथड्स का अगर हम यूज देखें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो यूज इंडिया में होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो यूज इंडिया में होता है वो होता है किसमें? इनडायरेक्ट इलेक्शन में, इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है। तो भारत में डायरेक्ट इलेक्शन में जो मेथड यूज की जाती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो मेथड यूज की जाती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। अब एक एक करके हम समझ लें कि मेथड्स आपकी है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये मेथड देखें हम।
तो सबसे पहले हम समझते हैं आपके डायरेक्ट इलेक्शन में यूज की जाने वाली मेथड कौन सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपके इसका यूज कहां होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में। इस मेथड में आपके होता क्या है कि पब्लिक जो वोट देती है वो सीधा कैंडिडेट को देती है, ठीक है। हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और उस कैंडिडेट को एक चुनाव चिन्ह दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो अब यहां आपके क्या होगा कि यहां कैंडिडेट आपके खड़ा हुआ, ठीक। जब भी आप बैलेट पेपर को देखेंगे, जब भी आपने वोट दिया होगा तो उसमें एक तरफ कैंडिडेट का नेम होगा और एक तरफ उसका चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम कहीं नहीं होता, ठीक। तो यहां आपके जो वोटिंग होगी वो किसके फेवर में होती है, कैंडिडेट के फेवर में। तो एक तरफ कैंडिडेट नेम और एक तरफ चुनाव चिन्ह। मान लिया कि ये कोई इलेक्शन है और इस इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए, बी, सी और डी, और इस तरफ इनके मिलने वाले आपके चुनाव चिन्ह हुए, जो भी हो आपके, किसी का पंजा, किसी का कमल, किसी का हाथी, किसी का घोड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इस इलेक्शन में आपकी 100 वोटर हैं जो आपके वोट दे रहे हैं इन 4 कैंडिडेट को। कितने वोटर हैं, 100 वोटर हैं जो इनको 4 को वोट दे रहे हैं। अब हम देखते क्या है आपके कि 100 वोट में से हमने माना कि 25 वोट मिले ए को, 26 वोट मिले आपके बी को, 27 वोट मिले आपके सी को, ठीक, और 22 वोट आपके मिले किसको, डी को। ये 100 वोट आपके पूरे हो गए, ठीक है। तो 100 वोट में से ये आपके वोटिंग का आपके क्रम हुआ, यानी इतने इतने वोट आपके प्रत्येक व्यक्ति को मिलते चले गए। अब हम आगे आए इससे। अब आगे हम यहां देखते क्या है कि जब वोटों की काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि ए को 25 मिले, बी को 26 मिले, सी को 27 मिले और डी को 22 मिले। तो डाले गए वैलिड वोटों में से सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, सी। तो इस सी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा विजेता, विन, ठीक। तो यहां हमने आपके देखा क्या कि डाले गए वैलिड वोटों में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को आपके विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां आपने देखा क्या कि जिस कैंडिडेट को डाले गए वैलिड वोट में से सबसे ज्यादा वोट मिले उसी को आपके विजेता घोषित कर दिया गया, ठीक, ये आपने देखा। अब हम यहां आपके देखते क्या है, ठीक, बड़ा इजी सा आपकी चुनाव प्रणाली है ये तो, ठीक है, कि आपने क्या किया, सीधा वोटर से आपने चुनाव चिन्ह पर टिक लगवा लिया और बस काउंटिंग की और खत्म। तो इसका मतलब अगर इसका हम फायदा देखें तो बड़ी सिंपल इलेक्शन मेथड है ये, सरल सी, ठीक है। सिर्फ वोट डलवाओ और वोट गिनो, ठीक है। अब दूसरा देखें आपके, तो इस मेथड में आपके क्या है कि ये आपके बड़ी सरल चुनाव मेथड है और जल्दी पूरी आपके हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी, जल्दी, ठीक। अब आगे आते हैं हम इससे और आगे। अब यहां अगर इसकी हम लिमिटेशंस को देखने की कोशिश करें, यानी इसकी सीमाओं को समझें इस मेथड की, तो क्या है, आप यहां ये देखना कि यहां सी विजेता तो घोषित हो गया, ठीक है, लेकिन इसको वोट कितने मिले हैं, 27। क्या ये सी बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है? डेमोक्रेसी के अंदर आपके बहुसंख्यक शब्द आपके 50% +1 पे जाके लगता है। इसका मतलब आपके ये सी मेजॉरिटी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, लेकिन तब भी ये जीत गया, तब भी ये जीत गया। ये होगी आपकी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस, ठीक है। अब इसी लिमिटेशन का फायदा आपके उठाती हैं भारत जैसे देशों में राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों को यह बहुत अच्छे से पता है कि उनका रियल वोट बैंक कौन सा है। उनका रियल वोट बैंक आपके हिंदू है, उनका रियल वोट बैंक मुस्लिम है, रियल वोट बैंक दलित है, रियल वोट बैंक आपके कोई XYZ कम्युनिटी है। तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज पूरा फोकस उसके ऊपर लगा देती हैं, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हमें मैक्सिमम वोट चाहिए, ना कि मेजॉरिटी वोट, ठीक है। तो हम जहां मैक्सिमम वोट प्राप्त कर लेंगे वहां हमारा कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएगा। और यही कारण आपके होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, इसकी वजह से ही, ठीक, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं आपके, वो कैंडिडेट की छवि नहीं, कैंडिडेट की जाति, कैंडिडेट का धर्म ये देखती हैं। क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र में आपके जिस जाति के ज्यादा लोग होंगे आपके, वहीं पार्टी अपना कैंडिडेट उसी जाति का उतारती है। जिस धर्म के ज्यादा लोग होंगे, पार्टी हमेशा उसी धर्म का व्यक्ति को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, ठीक। तो यहां आपके इंडिया की जो डेमोक्रेसी में आपके जो इतनी टूट फूट है आपके, इसका सबसे बड़ा कारण है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक।
अब यहां दूसरा पॉइंट याद रखना, तो पहला लिमिटेशन तो इसका ये कि जो आपके विनर होगा वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता। अब दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात आपके यहां ये कि इस सी को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि किन 27 लोगों ने इसको वोट दिया है या किस किस कम्युनिटी का वोट इसके पास आया है। तो ये जो पूरे 5 साल होगा इन 27 लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे से कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी के लोगों के वेलफेयर के प्रयास नहीं होंगे, लेकिन जो ज्यादा फोकस होगा वो इन 27 लोगों के वेलफेयर पे होगा। तो ये होगी आपकी इसकी दूसरी कमी। ठीक, तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की आपकी सेकेंड कमी आपकी हुई। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये और हुई। ठीक, क्या प्रॉब्लम हुई कि यहां आपके ये 27 वोटों ने आपके क्या किया, सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनने में हेल्प की, लेकिन बाकी का वोट क्या हुआ, बाकी का वोट क्या होगा, बिगड़ जाएगा। यानी कि ये जो बाकी के जो आपके 73 वोट डले हुए हैं, इन 73 वोटों का तो कोई अर्थ निकला ही नहीं है डलने का, क्योंकि उम्मीदवार तो सिर्फ 27 की पसंद का है, ये 73 लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था। ठीक, तो ये आपकी इसकी अगली लिमिटेशन। तो नेक्स्ट अब हम देखें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके आपके बेनिफिट और इसकी लिमिटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो इसका हमने बेनिफिट देखा, ये क्या देखा हमें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मेथड क्या है, एक तो है सिंपल, समझने में बड़ी आसान है पब्लिक के लिए, और दूसरा आपके इसमें इलेक्शन में जो टाइम लगता है वो लगता है कम। कितना कम टाइम लगता है कि आप जाओ बैलेट पेपर पे, बैलेट पेपर देखो, सील लगाओ, बाहर आ जाओ। ठीक, यही आपके, इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता। ठीक इसी तरीके से वोट की काउंटिंग जब आपकी होती है तो देखा जाएगा किस चुनाव चिन्ह पे वोट है, उसको अलग अलग कर दिया गया, काउंटिंग भी जल्दी हो जाएगी। अब इसमें आपके जब हम लिमिटेशन देखें, तो लिमिटेशन पहली तो यह है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाला कैंडिडेट मेजॉरिटी की पसंद नहीं है, यानी कि ये बहुसंख्यकों की पसंद, मेजॉरिटी जनता की पसंद नहीं है, मेजॉरिटी जनता की पसंद या लाइक नहीं है। और ज्यादातर लोगों के वोटों का कैंडिडेट चुनने में यूज नहीं हुआ। यानी कि आपने यहां देखा क्या कि यहां आपके जो ये कैंडिडेट है ये आपके सिर्फ 27 वोट से जीता, 73 वोट तो आपके बेकार चले गए, इनका कोई योगदान नहीं है इस कैंडिडेट को चुनने में। और चूंकि ये सी सिर्फ 27 लोगों की पसंद है, मेजॉरिटी जनता की ये पसंद ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी इसकी कमियां। तो ये हमने सबसे पहला मेथड देखा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट हम आपके इलेक्शन की जो अगली मेथड देखते हैं वो देखते हैं आपके कौन सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसका मेथड का यूज भारत में किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो सेकंड मेथड,
तो सबसे पहले एक डाउट हम देख लें। ये क्वेश्चन पूछा है किसी पर्सन ने कि सी को ये 27 वोट मिले, हम कैसे आपके काउंट कर सकते हैं। तो कैसे काउंट किया, 100 वोट आपके हुए हैं, 100 वोटों की आपकी काउंटिंग होगी, ठीक है, उससे हमने वोट काउंट किया, लेकिन ये किन 27 ने दिए हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, ना ये हम बता सकते, ठीक। यानी कि आपके जो वोटिंग आपके होती है, वोटिंग हमेशा होता है सीक्रेट वैलिड। सीक्रेट वैलिड का मतलब कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है ये कभी पता नहीं चलता, ठीक। यानी कि कोई भी आपके ये जान नहीं सकता, ये ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं इसके बाद एक डाउट हम देख लें। अब नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं अगली जो आपके मेथड है कि सी को ये 27 वोट मिले, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे काउंट किया। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, उससे हमने वोट समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था ने दिए। पहले तो ये देखें कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था आप बता सकते हैं क्या, ठीक। यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आपके कैसे होता है इलेक्शन, तो समझना चाहिए। सीक्रेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपके हम करते क्या है कि पूरे देश को या पूरे राज्य को सबसे पहले हम चुनाव क्षेत्रों में बांट के सीटों का निर्धारण करते हैं। अब आपसे पहले सीटों का निर्धारण कर लेते हैं से आपके तात्पर्य के। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आपकी अगली जो आपकी मेथड है राज्य, हमने सबसे पहले विधायिका की सीटों का निर्धारण कर लिया यहाँ, तो राज्य है तो इसकी लेजिस्लेटिव के लिए कितनी सीटें होंगी, और देश है तो इसकी समानुपातिक के लिए कितनी सीटें होंगी। पहले तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लिया कि हमने यहाँ लेजिस्लेटिव में सीट्स का निर्धारण किया कि कैसे होता है 100 सीट, तो समझना चाहिए ये सीट्स बना। सीक्रेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूसरा क्वेश्चन आपके कर दिया गया कि पूरे देश को ये 100 सीट आपकी होगी। सबसे पहले तो ये चुनाव क्षेत्रों में बांट। अब यहाँ ये 100 सीट के लिए कितने लोग आपकी वोटिंग देते हैं, वोटर कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखूंगा आपकी 100% ही वोटर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आपकी सीटों का निर्धारण कर लिया यहाँ, तो राज्य से कोई नहीं सकते। सबसे पहले अगर हम देखें आपके तो ये आपके 100 सीट्स हुई और 100 सीट्स के लिए आपके जो वोटर हुए 100% आपकी वोट कैसे होता है 100 सीट, समझना चाहिए ये सीट्स बना। सीक्रेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूसरा क्वेश्चन आपके कर दिया गया कि पूरे देश को ये 100 सीट आपकी होगी। सबसे पहले तो ये चुनाव क्षेत्रों में बांट के यहाँ हमने यहाँ क्या देखा कि जो सीट्स हुई आपकी वोटिंग में और 100 सीट के लिए आपके जो वोटर होंगे आपके वो कितने 100%, ठीक है। अब यहाँ आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपके सबसे पहले क्या किया गया, पूरे देश को आपके सबसे पहले इसका निर्धारण कर दिया गया क्या देखा हमने यहाँ आपके वोटर में 100 सीटें हमने मान ली और इन 100 सीटों के लिए जो वोटर होंगे वो कितने होंगे 100%। अब आते हैं इसके बाद में ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे ये देखते हैं कि यहाँ आपके जो है वोटिंग जो होती है वो किसके फेवर में होती है, पार्टी में। क्या देखा कि जो सीट में 100 फेवर में नहीं आपके जो वोटर होंगे आपके वो कितने। तो अब यहाँ आपके हम करेंगे क्या, यहाँ आपसे पार्टी के फेवर में क्या किया, तो हमने यहाँ आपसे क्या किया पार्टी का नाम, पार्टी का नाम रखा मान लिया बैलेट पेपर में क्या देखा और इन 100 सीटों के लिए जो वोटर एवरेज कितने होंगे 100%। इसके बाद में अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे ये हमारी पार्टी की यहाँ आपके जो है वोटिंग जो होती है वो भी हमने पार्टी दी है। अब यहाँ हम करेंगे क्या, ये देखेंगे अब यहाँ पार्टी को करेंगे क्या, 100% आपने वोटर पार्टी का 100% वोटर में 40% वोटर ने कहा क्या है बीजेपी, कोई भी हो सकती है
उसके बारे में देखें तो सिंपल है कि वोटर ने अपने आप की जो पसंद बताई करेंगे क्या 30% जो है आपने बात है वो आपने पसंद बताई बीजेपी आपसे 50%, कांग्रेस आपसे 20%, समाजवादी पार्टी आपसे 10%, बीएसपी आपसे 12%, आम आदमी पार्टी 1% और आरजेडी 15%। अब यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपको दिया क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, इस सिस्टम में आपके बीजेपी को 40% लोगों ने पसंद किया है तो बीजेपी को आपके जो सीट्स दी जाएंगी वो आपके लेजिस्लेटिव में कितनी सीट्स दे दी जाएंगी, 40 सीट। ठीक, कांग्रेस को जो आपके सीट दी जाएंगी 20 सीट, समाजवादी पार्टी को आपके 10 सीट, बसपा को आपके 12 सीट, आम आदमी पार्टी को आपके 3 सीट, आरजेडी को आपके 15 सीट। ठीक है, तो 100 सीटों का आपके जो निर्धारण किया गया वो आपके इस तरह से निर्धारण कर लिया गया। अब हम अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की अगर हम कमी को देखें, ठीक है, तो यहां आपके कमी और आपके इसके बेनिफिट क्या हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का आपके ये जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा आपके बेनिफिट क्या है, वो ये है कि इसमें एक भी वोटर का जो वोट है वो आपके बेकार नहीं गया, पहली चीज है। ठीक, यहां आपके जिस वोटर ने आपके जिस पार्टी को आपके पसंद किया है वो पार्टी आपके अपना कैंडिडेट वहां बिठाएगी, पहली चीज तो ये, किसी का भी वोट बेकार नहीं गया। दूसरी चीज आपके ये कि यहां आपके जो प्रतिनिधित्व है वो प्रपोर्शन के आधार पे है। ठीक, तो कोई भी आपके ऐसा कैंडिडेट यहां नहीं होगा जो बहुत कम जनता को प्रतिनिधित्व करते हुए भी वहां उनकी तरफ से डिसीजन ले। लेकिन आपके इसकी जो कमी है वो आपके ये है कि ये जो मेथड है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है और टाइम टेकिंग आपके ये मेथड है। ठीक है, यानी कि ये आपके कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है और टाइम टेकिंग आपके मेथड है। तो यहां आपके जरा डिटेल में एक बार समझना। ठीक, साउंड क्लियर आ रहा है? अब सबसे पहले तो बताओ साउंड क्लियर आ रहा है? तो डिटेल में एक बार फिर समझना इसे। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पीआरएस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इस मेथड में हम करते क्या है, इस मेथड में हम करते ये हैं कि सबसे पहले पूरे देश या पूरे राज्य में हम चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करके सीट्स की स्थिति क्लियर कर लेते हैं, यानी सीट डिसाइड कर लेते हैं कितनी करनी है। फिर आपकी वोटिंग यहां जो होगी वो पार्टी के फेवर में होगी, और तीसरा आपके जिस पार्टी को जितने % वोट मिलेंगे उस पार्टी को आपके उसी अनुपात में लेजिस्लेटिव में सीट्स प्रदान कर दी जाएंगी। ठीक, जैसे कि इसे हम यहां समझने की कोशिश करें, मान लिया कि आपके 100 सीटों का निर्धारण किया गया लेजिस्लेटिव में और इन 100 सीटों के लिए वोट देने वाले हैं आपके कितने लोग, 100 लोग। ठीक है, यहां वोटिंग होनी है पार्टी के फेवर में, तो ये हमने एक तरफ सारी पार्टियां लिख ली। ठीक है, ये आपके परसेंटेज ऑफ वोट, 100% आपके वोट हैं जो इतनी पार्टियों में बंटना है। तो मान लिया कि 40% जनता की पसंद है बीजेपी, 20% जनता की पसंद है कांग्रेस, 10% जनता की पसंद है सपा, 12% जनता की पसंद है बीएसपी, 3% जनता की पसंद है आम आदमी पार्टी और 15% जनता की पसंद है आरजेडी। ठीक है, तो अब यहां हम करते क्या है, जिस पार्टी को जितने % वोट मिले हैं उस पार्टी को उतने ही % सीट्स हम प्रदान कर देते हैं। ठीक, तो आपके बीजेपी को कितने % वोट मिले हैं, 40%। ठीक, तो इसको कितनी सीटें देनी है हमें, 40% सीट। टोटल सीट कितनी है, 100 का 40%, 40 सीट। ठीक, कांग्रेस को 20% जनता ने पसंद किया है तो इसको 20% सीट यानी 20। सपा को 10% जनता ने पसंद किया है, इसका मतलब इसको 10% सीट यानी 10, इसको 12 सीट, इसको 3 सीट, इसको 15 सीट। ठीक, तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें एक भी वोट आपके बिगड़ा नहीं, सबसे पहली चीज तो यह हुआ। ठीक, दूसरा पूरी जनता की भागीदारी इसमें आपके हो गई। ठीक, ऐसा नहीं है किसी वर्ग की या किसी कम्युनिटी की भागीदारी छूटेगी, पूरी कम्युनिटी की आपकी भागीदारी होगी। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, कम्युनिटी की तो भागीदारी हो ही गई, कोई भी वोट इसमें बेकार नहीं गया। ठीक, लेकिन कमी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है मेथड और टाइम टेकिंग है आपके ये मेथड। ठीक है, चलें आगे, क्लियर हुआ ये? तो ये है आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक, तो भारत में आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन में इस मेथड का आपके यूज होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि एमपी राज्यसभा,
तो राज्यसभा एमपी का आपके जो भारत में इलेक्शन होता है, ठीक, वो आपके होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है आपके, वहां पीआरएस मेथड का आपके यूज होगा। ठीक, अब यहां नेक्स्ट इसमें इसके बेनिफिट और लिमिटेशंस लिख लो। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सबसे पहले अब यहां हम आपके देखें कि पीआरएस में आपके क्वेश्चन है कि पब्लिक आपके कैसे वोट करेगी, क्योंकि भारत के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपके पब्लिक की वोटिंग का प्रोविजन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि यहां एमपी राज्यसभा इलेक्शन में इसका आपके यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में भारत में यूज होता है, इसलिए आप लोगों को ये दिखाई नहीं देगा कि यहां कहां यूज होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में आपके होता क्या है, जैसे कि सिंपल समझें, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इसमें जो भाग लेते हैं वो आपके लेते हैं कौन, आपके राज्यों के विधायक यानी कि एमएलए। ठीक है, यानी कि आपके जिस राज्य की विधानसभा में जिस पार्टी के जितने परसेंट एमएलए होंगे उस पार्टी को राज्यसभा में उतनी ही सीटें प्रदान कर दी जाएंगी। ठीक, तो भारत में चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन में इस मेथड का यूज नहीं होता, इसलिए आप कभी इस मेथड को यहां देख नहीं पाएंगे कि पब्लिक इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, यह याद रखना। अब आते हैं इसके बाद में आगे। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका आपके फायदा यह है कि इसमें एक भी वोटर का वोट बेकार नहीं जाता, क्योंकि हर वोटर ने जिस पार्टी को वोट दिया होगा, ठीक, उस पार्टी के उतने उम्मीदवार वहां पहुंचे होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना कि यहां हर वर्ग हर कम्युनिटी का कैंडिडेट लेजिस्लेटिव तक पहुंचता है, जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह स्पेसिफिक कम्युनिटी जिसने विनर को जिताया है सिर्फ आपके वही कैंडिडेट पहुंचेगा। ठीक है, जबकि यहां हर व्यक्ति ने जिसको वोट दिया है, किसी भी व्यक्ति का यहां वोट बेकार नहीं गया, तो हर वर्ग और हर कम्युनिटी का जो आपके कैंडिडेट होगा वो लेजिस्लेटिव तक पहुंचता है। यही अब हम आपके ये देखें, इसकी जो लिमिटेशन है वो आपके ये इतनी लिमिटेशन है कि एक तो आपके ये कॉम्प्लेक्स है और दूसरा इसमें आपके टाइम ज्यादा लगता है। ठीक, तो आपको सिंपली सिर्फ इतना समझना है। ठीक, एक बार ब्रीफ में अगर हम और देखें इन दोनों सिस्टम्स को, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सबसे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देखें। इसका यूज डायरेक्ट इलेक्शन में होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहां जनता वोट देती है, इसलिए इसका यूज आपको पता है। एमएलए का इलेक्शन, लोकसभा एमपी का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन, यहां हर जगह आप वोट देते हो। और इसको समझना इसलिए आपके लिए आसान है कि यहां सिंपल एक बैलेट पेपर या ईवीएम होगा, इसमें एक तरफ कैंडिडेट का नाम और एक तरफ चुनाव चिन्ह। ठीक, ये हुआ। आपको जिसको वोट देना है उसके चुनाव चिन्ह पे आप या तो सील लगा दोगे या ईवीएम पे बटन दबा दोगे। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपके जो वोटिंग होगी वो
कैंडिडेट के फेवर में होगी। निर्धारण आपके जीतने हारने का कैसे होगा? जिस कैंडिडेट को डाले गए वोटों में से या डाले गए वैलिड वोटों में से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे आपके, ठीक है, ये आपके क्या हुआ, सबसे ज्यादा वोट आपके यहां जिसको मिलेंगे उसी को हम विजेता घोषित कर देंगे। अब यहां आपके हमने आपको क्या बताया कि इसकी आपकी जो कमी है वो क्या है कि यहां आपके सी को 27 वोट मिले, ठीक है, सी को 27 वोट मिले तो आपके सी को 27 वोट आपके जो मिले हैं तो सी जीत तो गया, लेकिन ये मेजॉरिटी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आपके ये कि ये सी आपके इन 27 लोगों की वजह से जीता है, ठीक। अब हालांकि हम वोट देख के तो नहीं बता सकते किन 27 ने आपके वोट दिया है इसको, लेकिन यहां आपके होगा क्या कि मान लिया कि कैंडिडेट मुस्लिम धर्म का है तो वो गैस कर सकता है कि मुस्लिमों ने उसे वोट दिया ही होगा। कैंडिडेट मान लिया आपके यादव है तो वो गेट कर सकता है आपके कि यादवों ने तो वोट उसे दिया ही होगा, ठीक। तो यहां सामान्यतः हम ये गैस कर सकते हैं कि 27 लोग हो कौन से सकते हैं, 100% गैस कोई नहीं कर सकता, ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहां आपके ये जो सी होगा, ठीक है, ये माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक तरीके से, ठीक। यहां दूसरी कमी क्या है, ये बाकी के वोट आपके बेकार चले जाएंगे, ठीक। बस फायदा क्या है कि प्रोसेस सरल है और आपके क्या है, टाइम इसमें कम लगता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब आगे समझना दूसरी प्रोसेस अब हम देखें। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस आपकी आती है पब्लिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की अगर हम बात करें आपके, ठीक है, तो यहां आपके क्या होगा कि पूरे देश को एक चुनाव यानी कि चुनाव क्षेत्र में बांट के यहां सीटों का निर्धारण कर लिया गया, ठीक। अब यहां आपके मान लिया कि कोई 100 वोटर हैं, 100 वोटर हैं या 100% वोटर हैं, 100% वोटर में से आपके होगा क्या कि यहां जो आपकी वोटिंग होगी वो पार्टी के फेवर में होगी, ठीक है। अब मान लिया 100% वोट डालने हैं, 40% लोगों ने कहा कि हमें बीजेपी पार्टी पसंद है, ठीक, तो यहां परसेंटेज वोट तो काउंट हो सकता है, ठीक, कि किन 40% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है, 40% जनता ने बीजेपी को चूज किया है, ठीक, 20% जनता ने कांग्रेस को चूज किया, 10% जनता ने समाजवादी पार्टी को चूज किया, ठीक इसी तरीके से आगे चूज हुए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपके हो क्या रहा है, जिस पार्टी को जितने परसेंट आपके वोट मिला है उस पार्टी को उतने ही आपके प्रपोर्शन में सीट्स दे दी जाएंगी विधायिका में। जैसे कि बीजेपी को 40% वोट मिला है तो इसे 40 सीट दे दी जाएंगी। अब ध्यान रखना यहां, अब ये 40 सीट बीजेपी को मिल गई, अब ये 40 सीट बीजेपी को आपके मिल गई तो अब ये 40 उम्मीदवार कौन होंगे ये जनता निर्धारित नहीं करेगी, अब ये करेगी आपकी पार्टी कि पार्टी किसको टिकट देके वहां उतार रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा, एक एग्जांपल देखें, भारत में इसका उपयोग होता है राज्यसभा इलेक्शन में, ठीक है। राज्यसभा इलेक्शन में आपकी जनता वोट नहीं देती, राज्यों के विधायक वोट देते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल लिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपके 403 एमएलए होते हैं, 400 मान ले, ठीक है। तो यूपी के अंदर हमने देखा कि यूपी के अंदर अगर हम एमएलए देखें आपके तो ये कितने हैं, लगभग 400, और यूपी के अंदर हम राज्यसभा सीट देखें तो ये आपके तकरीबन कितनी है, 31, इनको हम मान लें कितना, लगभग 30, ठीक है। तो यहां आपके देखना वोट कौन दे रहा है, ये एमएलए, सीट्स कितनी है, 30। तो जिस पार्टी के जितने ज्यादा एमएलए यहां होंगे उसकी उसी प्रपोर्शन में सीट्स राज्यसभा में चली जाएंगी। जैसे कि प्रेजेंट में आपके यूपी के अंदर सबसे ज्यादा आपके एमएलए हैं किसके, बीजेपी के, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो सीट्स भरी जाएंगी यूपी से वो किसकी भरी जाएंगी, बीजेपी की। जो प्रपोर्शन आपके होगा उस आधार पर मान लिया आपके कि बीजेपी के आपके 40% आपके एमएलए हैं, ठीक है, या 50% एमएलए हैं या 60% एमएलए, 400 में से मान लिया हमने 60% एमएलए बीजेपी के हैं, तो 30 सीटों में से 60% सीट यानी कि 18 सीट ये सिर्फ बीजेपी की भरी जाएंगी राज्यसभा के अंदर। ये होता है आपके किस मेथड में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मेथड में। यहां याद रखना, क्योंकि आपको ये व्यवहार में इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि आप डायरेक्ट इस मेथड से जुड़े नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो उपयोग हो रहा है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपके होता है, ठीक है, यह हुआ। अब पीआरएस की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है कि किसी भी आपके वोटर का वोट खराब नहीं हुआ और यहां हर वर्ग हर कम्युनिटी का आपके जो कैंडिडेट होगा वो लेजिस्लेटिव आपके या विधायिका में पहुंच जाएगा। लिमिटेशन, कॉम्प्लेक्स मेथड है और टाइम टेकिंग है। तो ये होती है आपकी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये हमने आपके देखा इलेक्शन आपके यहां तक।
अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो देख रहे थे वो आपके ये देख रहे थे, ठीक, क्या देख रहे थे कि डेमोक्रेसी के अंदर आपके डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी का टाइप क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्या होता है, अब डेमोक्रेसी में आपके गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणालियां क्या होती हैं, और डेमोक्रेसी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति संकेंद्रण क्या होता है। अब हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो आगे अब हम आते हैं आपके डेमोक्रेसी यानी कि आपके लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी में अब हम ये समझते हैं आपके कि गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली आपके कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर आपके जो गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणालियां हैं ये आपके होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी आपके दो प्रकार की? पहला आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब यहां समझना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपके, ठीक, या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, ठीक, इसे देखें आपके ये क्या होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये क्या होता है। या तो किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या फिर किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। तो लोकतंत्र के अंदर इन दोनों में से किसी एक शासन प्रणाली के आधार पर शासन किया जाता है किसी देश के अंदर। आते अब हम आगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखना यूके या इंडिया। दोनों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अब इन दोनों को हम समझें कि आपके इन दोनों प्रणालियों में आपके होता क्या है। समझना जरा इसे।
तो समझना आप लोग, तो हम लोग आपके देख रहे हैं क्या, डेमोक्रेसी के अंदर आपके गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली। ठीक है,
तो शासन प्रणाली में हमने आपको बताया कि किसी देश में या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है और या फिर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है। तो क्या होते हैं आपके ये दो सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है समझना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके कौन सा सिस्टम है, जो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, वहीं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कोलिजन ऑफ पावर यानी कि शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब हम यहां देखें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, दोनों को समझें अब जरा हम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हो, और शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ये कहता है कि सरकार के जो ये तीनों अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हों। ठीक है, ये तीनों अंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक, लेजिस्लेटिव हो अलग, एग्जीक्यूटिव हो अलग और जुडिशरी हो अलग। लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव का मेंबर ना हो और एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर लेजिस्लेटिव का मेंबर ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके यूएसए। यूएसए के अंदर शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था या सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट का आपके पूरा ध्यान रखा गया है। कैसे आपके पूरा ध्यान रखा गया है, वहां आपके यूएसए के अंदर लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं कांग्रेस और वहां एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और इसकी काउंसिल का कोई भी व्यक्ति ये कांग्रेस का सदस्य नहीं होता और कांग्रेस का आपके कोई भी सदस्य एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता। यानी वहां कांग्रेस है अलग और प्रेसिडेंट का आपके सिस्टम या एग्जीक्यूटिव है अलग। पहली चीज तो आपकी ये हुई। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद आगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके वह सिस्टम है जो कोलिजन ऑफ पावर यानी कि शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका मतलब आपके ये कि यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मर्ज हो जाती हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं कि ये आपने देखा यहां तक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मर्ज हो गई आपके। तो यहां आपके अब आगे समझना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके इंडिया का एग्जांपल लें, यहां क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके ये गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को भारत में हम कहते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। एग्जीक्यूटिव आपके टेम्परेरी और परमानेंट में डिवाइड हुई। एक आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब यहां समझना कि भारत के अंदर आपके लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है, मतलब लोकसभा में आपके 545 सीट होती हैं, जिस पार्टी के पास 545 में से आपके मैक्सिमम सीटें यानी 50% प्लस 1, ठीक, वो पार्टी बनाती है यहां टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आपके ये जो सदस्य हैं, ये लेजिस्लेटिव के भी सदस्य हैं। यानी कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके ये ड्वेल ड्यूटी यहां परफॉर्म करेगी। यानी कि प्रत्येक मंत्री जब अपने ऑफिस में होगा तब ये होगा एग्जीक्यूटिव, और यही मंत्री जब आपके पार्लियामेंट में बैठेगा तब ये होगा लेजिस्लेटिव। यानी कि यहां एक व्यक्ति कानून भी बना रहा है और एक व्यक्ति कानून को लागू भी कर रहा है। दोनों चीजें आपने देखी, यानी कि एक व्यक्ति आपके कानून भी बना रहा है और एक व्यक्ति कानून को लागू भी कर रहा है। ठीक है, ये देखा। जबकि यहां कानून बनाने वाली संस्था है अलग और कानून को लागू करने वाली संस्था है अलग। दोनों में अंतर समझ में आया। ठीक है, तो यहां अब हम आपके देखते क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये क्लियर हुआ आपके। ठीक, तो अब यहां हम आपके देखते क्या है कि आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित और पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके कोलिजन ऑफ पावर यानी शक्ति संलयन, यानी कि यहां लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव में कोलिजन हो गया यानी संलयन हो गया, यानी दोनों जुड़ गई। अब दोनों को अब आगे नेक्स्ट आगे समझना।
अब नेक्स्ट आ गया, अब आप लोग समझना कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में आपके और क्या सिस्टम है। अब यहां अगला डिफरेंस समझना आप लोग, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दोनों में अगर हम अगला अंतर देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपने देखा क्या कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेपरेट। यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप ये देखते हो कि आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से आपके बिल्कुल अलग होते हैं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेपरेट। ठीक है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके ये जो एग्जीक्यूटिव देख रहे हो, स्पेशली कौन सी एग्जीक्यूटिव? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के सभी सदस्य आपके लेजिस्लेटिव के सदस्य होते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस एग्जीक्यूटिव के सभी सदस्य लेजिस्लेटिव के सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव के सारे सदस्य एग्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं हैं। तो यहां आपकी संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य हैं, लेकिन विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं है। ये दोनों में हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके अगला डिफरेंस। अगला सिस्टम समझना आप,
किसी भी देश के अंदर आपके एक व्यक्ति होता है डी जूरे हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान, ठीक, और एक व्यक्ति होता है आपके डी फैक्टो हेड यानी कि आपके वास्तविक प्रधान, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि डी जूरे हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान किसे कहते हैं और डी फैक्टो हेड यानी कि वास्तविक प्रधान किसे कहते हैं। तो डी जूरे हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान किसी देश में वह व्यक्ति जिसके नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता हो, ठीक है, किसी देश में वह व्यक्ति जिसके नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता हो, उस व्यक्ति को कहते हैं उस देश में डी जूरे हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान, ठीक है। तो डी जूरे हेड किसी भी कंट्री का थ्योरेटिकल हेड होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल हेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना। अब डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड आपके वह व्यक्ति होता है, डी फैक्टो हेड आपके कौन व्यक्ति होता है? डी फैक्टो हेड आपके वह व्यक्ति होता है जिसके या जो व्यक्ति उस देश के शासन को चलाने के निर्णय लेता है, जो व्यक्ति उस देश के शासन को चलाने के निर्णय लेता है। दोनों में अंतर समझना। डी जूरे हेड जिसके नाम पर शासन चलाया जाता है, डी फैक्टो हेड जो शासन को चलाने के निर्णय लेता है। अब आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड सिंगल पर्सन होता है और ये पर्सन होता है प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके डी जूरे हेड अलग पर्सन होता है और डी फैक्टो हेड अलग पर्सन होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके देश के शासन को चलाया किसी और के नाम पे जाता है और उस शासन को चलाने के निर्णय कोई और लेता है, ठीक। तो दोनों में हमने आपके डिफरेंस क्या देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान ये दोनों व्यक्ति आपके बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में आपके ये कहा गया है कि ऑल पावर ऑफ यानी कि ऑल पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में आपके निहित हैं, ठीक है। और आर्टिकल 78 आपके कहता है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर जो डी जूरे हेड है वो है आपके कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। डी जूरे हेड प्रेसिडेंट आपके हुआ। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 आपके कहता है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य एवं शक्तियों का निर्वाह मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। इसका मतलब आपके यह हुआ कि भारत के अंदर जो डी फैक्टो हेड है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह पे निर्णय कौन लेगा? पीएम, क्योंकि पीएम आपके कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, ठीक। तो हमने यहां आपके देखा क्या? हमने यहां आपके देखा ये, ठीक, कि डी जूरे हेड आपके भारत में प्रेसिडेंट और डी फैक्टो हेड आपके कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आगे समझना, ये दोनों क्लियर हुआ, ठीक, डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब अगला अंतर इन दोनों में देखना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में।
अब नेक्स्ट, तो अब आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ और आपके इसके पॉइंट समझते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर हम अगला पॉइंट आपके देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होती है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की स्टेबिलिटी कम होती है। कैसे समझना, ये आपने देखा आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके एग्जीक्यूटिव आपके है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आपको पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो आपके कार्यकाल आपके होता है ये होता है कितना, 4 साल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यहां प्रेसिडेंट हुआ, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में आपके प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि 4 साल से पहले आपके यहां प्रेसिडेंट को हटाना लगभग असंभव है। अमेरिका के इतिहास में आपके आज तक कोई भी प्रेसिडेंट वहां हटाया नहीं गया। यानी कि हमने यहां देखा क्या कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी, एग्जीक्यूटिव की। अब आते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ तभी तक सत्ता पे बनी हुई है जब तक यहां लोकसभा में इसका बहुमत है। अगर लोकसभा में इसकी मेजॉरिटी कम हो जाए, ठीक, यानी कि इसके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके कभी भी गिराई जा सकती है, ठीक। तो यहां याद रखना, इंडिया के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी टर्म यानी कि कार्यकाल नहीं होता। यहां कार्यकाल किसका होता है, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक। यहां सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक अपने पद पे है जब तक यहां लोकसभा में इसका बहुमत है। जिस दिन लोकसभा में बहुमत खत्म हुआ ये खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां आपके जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहां स्टेबिलिटी कार्यपालिका की ज्यादा होती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। अब दूसरा समझना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यह हुआ, ठीक है। समझना अब इससे क्या तात्पर्य है। अब यहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके होता क्या है कि यहां एग्जीक्यूटिव है अलग और लेजिस्लेटिव है अलग। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में आपके हस्तक्षेप नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यहां आपके क्या है कि प्रेसिडेंट आपके कुछ भी यहां जो करता है उसे अपनी हर बात का जवाब लेजिस्लेटिव में नहीं देना। यानी कि यहां प्रेसिडेंट आपके कोई भी निर्णय ले सकता है, आपके किसके अंदर, अपने देश के अंदर कोई भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। अब यहां आप आगे समझना, तो यहां चूंकि प्रेसिडेंट आपके लेजिस्लेटिव से बिल्कुल अलग डिसीजन ले रहा है, यानी इसके पास पावर्स आपके बहुत हैं, ठीक है। तो यहां आपके इसको प्रेसिडेंट को यहां कांग्रेस में जवाब नहीं देना, इसलिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। वहीं जब हम आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके सभी सदस्य लेजिस्लेटिव के सदस्य होते हैं और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य लेजिस्लेटिव में आपके बैठेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हर सदस्य को अपनी हर बात का जवाब लेजिस्लेटिव में देना है, ठीक। और चूंकि इन्हें अपनी हर बात का जवाब लेजिस्लेटिव में आपके देना है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और आपके
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब हमने यहां देखा क्या, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अब दूसरा समझना है यहां अगला फीचर। अब अगला फीचर हम यहां देखते हैं कि यहां जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये आपके लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। अब इसका आपके क्या मतलब होता है ये समझ लो। यहां आपने देखा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्धारण करेगा, आपके 10, 20, 100, 50 जितने भी इसको मिनिस्टर रखने, ये अपने सारे मिनिस्टर्स का निर्धारण करेगा। ठीक, और जब ये चाहे तब ये सारे के सारे मिनिस्टरों को बाहर निकाल देगा। ठीक, एक साथ आपके सारे मिनिस्टरों को आपके रिजाइन मांग सकता है कौन, प्रेसिडेंट। यानी कि यहां मिनिस्टर अगर सारे हटाने हैं तो यहां कांग्रेस से कोई भी अनुमति इसको प्रेसिडेंट को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर भारत के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। इंडिया में भारत के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तभी बर्खास्त की जा सकती है जब आपके क्या हो जाए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। यानी कि यहां पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव के प्रति। ठीक, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट के प्रति, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के प्रति। ठीक, या लोकसभा के प्रति या लेजिस्लेटिव के प्रति। ठीक, ये दोनों में आपके बेसिक डिफरेंस हुआ। अब यहां आप देखना ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको समझना है वो आपको ये समझना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपके इनका बेस्ट फीचर। वैसे तो ये सारे फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आपके अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है आपके स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आपके स्टेबिलिटी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो वैसे तो सारे फीचर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बेस्ट फीचर है आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक है, अब दूसरा समझना। अब क्वेश्चन आपके दूसरा ये आता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों की अब हम तुलना करें, बड़े साधारण तरीके से समझें। तो प्रेसिडेंशियल आपके सिस्टम में अगर हम देखें, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो इसमें आपके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पूरा पालन हो रहा है। लेजिस्लेटिव अपना कार्य अलग कर रही है और एग्जीक्यूटिव अपना कार्य अलग कर रही है, तो दोनों अपना अपना कार्य करने में बेहतर आपके क्या होंगे, दक्ष होंगे। तीसरा आपके इसमें क्या है कि यहां कार्यपालिका को स्टेबिलिटी पूरी आपके प्राप्त है। ठीक, यह हुआ, ये आपके इसके क्या हुई, इसकी अच्छाइयां हुई, लेकिन इसकी कमियां आपके ये है कि यहां चूंकि एग्जीक्यूटिव को या कार्यपालिका को आपके कार्यकाल की स्थिरता मिली हुई है तो यहां इसकी निरंकुशता बढ़ सकती है, और निरंकुशता बढ़ने से इसका उत्तरदायित्व कम हो सकता है। ये आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की खास बात है। वहीं पार्लियामेंट्री आपके सिस्टम देखें, ठीक है, एक इसमें पॉइंट और है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नीतियां बनाने वाली संस्था अलग है और नीति लागू करने वाली संस्था अलग है। अगर इन दोनों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बैठा तो हो सकता है नीतियां बेहतर ढंग से लागू ना हो। ठीक, वहीं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके चूंकि कॉलिजन ऑफ पावर है, ठीक, यहां नीतियों का निर्माण एग्जीक्यूटिव ही कर रही है यहां बैठने के बाद में, तो इसका मतलब यहां नीति निर्माण में और नीति क्रियान्वयन में हमेशा समन्वय रहेगा, पहली चीज ये। दूसरा, यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक, लेकिन यहां स्टेबिलिटी कम है। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने का आपके कारण क्या था, इसको सिंपल हम देख लें, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी तो अपना सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके अक्सर भारत में आपके चुनाव होते हैं और चुनावों का आपके जो खर्च होता है, ठीक, कहीं ना कहीं जनता के पैसे से ही होता है चुनावों का खर्च। ठीक, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने क्यों नहीं अपनाया और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अपनाया? तो पहली चीज तो भारत जो था स्वतंत्रता के बाद आपके एक विकासशील देश था, और ऐसे विकासशील देश में आपके यहाँ स्थायित्व से ज्यादा उत्तरदायित्व की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? उत्तरदायित्व की। यानी हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी कार्यपालिका चाहिए थी जो उत्तरदायी हो, वो भले ही स्थायी ना हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ठीक है, दूसरी खास बात यह कि भारत में आपके चूंकि
नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में हमें सामंजस्य बिठाना था, समन्वय बिठाना था, इसलिए भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपके अपनाया। और तीसरी खास बात भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने की आपकी ये थी कि भारत के अंदर आपके जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट धीरे धीरे कर दिया था, ठीक। यानी भारत का जो नेतृत्व था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्य करने में दक्ष हो चुका था, ठीक। क्योंकि भारत के अंदर आपके ब्रिटिश काल में आपके 1909, 1935, 1947 यानी कि धीरे धीरे जो आपके इलेक्शन होना शुरू हुए तो भारत का नेतृत्व आपके प्रशिक्षित हो चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्य करने के लिए। यही कारण था आपके कि भारत में आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपके अपनाया गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली अगर हम देखें, ठीक है, तो शासन प्रणाली आपके इसके आधार पर आपके किसी भी देश में दो सिस्टम हो सकते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये दोनों हमने यहां तक समझे, ठीक। तो ये दोनों हमने समझे आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे, ठीक, वो देखेंगे आपके कि डेमोक्रेसी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का संकेंद्रण कहां होता है, शक्तियां केंद्र में स्थित हैं या शक्तियां राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इसे हम लोग समझेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी का मिलते हैं कल, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी के आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपको कल की क्लास में मिल जाएगा।